Good evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. दोस्तों, आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर 2022 और पूरा देश गांधी जयंती के इस अवसर पर महात्मा गांधी को याद कर रहा है क्योंकि उनका हमारे देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए आज हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी चरण। और महात्मा गांधी का जो चरण है, जो पीरियड है, इसमें हम स्टडी करते हैं 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। इसको तीसरा चरण के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो इनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी जो माँ थी उनका नाम था पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो महात्मा गांधी की शादी जिनसे हुई थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। आगे देखते हैं, 1883 ईस्वी में इनकी शादी हो गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की शादी कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की शादी हुई थी 1883 ईस्वी में और उस टाइम पर महात्मा गांधी की उम्र थी 13 साल और इनकी 7 साल की उम्र में सगाई हो गई थी। तो महात्मा गांधी की सगाई कितने साल की उम्र में हुई थी? तो दोस्तों इनकी सगाई हुई थी 7 साल की उम्र में। आगे देखते हैं हम, 1885 ईस्वी में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो इनके जो पिताजी थे मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी डेथ हो जाती है 1885 ईस्वी में और 1885 ईस्वी को इनके घर में लड़के का जन्म हुआ था। तो इनका जो पहला लड़का हुआ था 1885 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनके पिताजी की जो डेथ हुई थी वो भी 1885 यानी 1885 ईस्वी में हुई थी। और 1888 ईस्वी को ये लंदन में वकील बनने गए थे। 1888 ईस्वी में ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं लंदन में वकील बनने के लिए। 1891 ईस्वी में ये वकील बनकर भारत आते हैं और प्रारंभ में इन्होंने राजकोट में वकील का काम शुरू किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में तो इंडिया से जाते हैं बाहर लंदन में वकील बनने के लिए। उसके बाद 4 साल बाद 1891 में ये वापस आते हैं और उस टाइम ये वकील होते हैं और इन्होंने सबसे पहले अपना काम शुरू किया था राजकोट में। 1893 ईस्वी में मुंबई के एक व्यवसायी दादा अब्दुल्ला के केस को लेकर के अफ्रीका गए थे। 1893 ईस्वी में जो इनका पहला काम था जॉब का, जो इन्होंने शुरुआत की थी, वो इससे की थी कि मुंबई का एक बिजनेसमैन था उस टाइम पर दादा अब्दुल्ला, उसके केस को लेकर ये अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में डरबन से विक्टोरिया जब यह जा रहा था तो इसे ट्रेन से फेंक दिया गया था, जिसके कारण इसे रंगभेद की नीति का विरोध किया था। तो दोस्तों कुछ हुआ इस तरह से था कि महात्मा गांधी जा रहे थे अफ्रीका में, एक जगह है डरबन से जा रहे थे विक्टोरिया। अब ये ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे तो वहाँ पर गोरे अंग्रेज़ भी बैठे हुए थे। महात्मा गांधी उस टाइम जवान थे, अपने टेंशन में थे। अंग्रेज़ वहाँ पर बैठे। अंग्रेज़ इसको देखकर थोड़ा चिढ़ से गए क्योंकि अंग्रेज़ों का जो केबिन था उसमें बैठ गया था। तो अंग्रेज़ इनसे कहने लगे चेंज योर केबिन, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी भी अपने टेंशन में था। महात्मा गांधी ने बोला कि आई विल नॉट चेंज माई केबिन। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो इसको उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया। अब ट्रेन से फेंका इसलिए था क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो इंडियंस को क्या मानते, वो थोड़ा मतलब वो अपने आप में गोरे थे, तो इंडियंस को जो रंगभेद की नीति थी उसके कारण वे उनसे अपमान करते थे, वो इंडियंस को ब्लैक कहते थे। तो इसलिए महात्मा गांधी इस घटना के बाद जो इतनी भी रंगभेद की नीति थी, महात्मा गांधी ने सबका विरोध किया।
आगे देखते हैं 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी अफ्रीका में। 1894 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी कहाँ पर? अफ्रीका में। और 1896 ईस्वी में यह भारत वापस आया था। तो दोस्तों 1894 ईस्वी में तो महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं और 1896 ईस्वी में यह भारत वापस आते हैं। 1896 ईस्वी में ही यह अपने बच्चों को लेकर वापस अफ्रीका चला गया। तो पहली बार अफ्रीका से वापस आता है इंडिया में 1896 ईस्वी में, और उसके बाद फिर वापस चला जाता है 1896 ईस्वी में ही अफ्रीका को। 1899 ईस्वी में अफ्रीका सरकार ने इसे जूलू पदक तथा बोअर पदक से सम्मानित किया था। तो वहाँ पर इन्होंने जो केस लड़ा था दादा अब्दुल्ला का, और अफ्रीका में जो ब्लैक और वाइट की जो नीति थी, अंग्रेज़ अपने आप को वाइट कहते थे और अफ्रीका के लोगों को ब्लैक कहते थे, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने वहाँ आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन की वजह से अफ्रीका की सरकार ने इनको जूलो पदक और बोअर पदक से सम्मानित किया था। आगे देखते हैं 1901 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1901 में हुआ था कोलकाता में, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एचएसएससी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन यहीं से बनता है। और एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, 1903 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला था अफ्रीका में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा अखबार निकाला था या समाचार पत्र निकाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। 1904 ईस्वी में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब की है? 1904 ईस्वी में। 1907 में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? ये प्रयोग इन्होंने किया था अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था अफ्रीका में। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य पर टिके रहना। तो सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? सत्य पर टिके रहना। 1908 ईस्वी में पहली बार जेल की हवा खाई थी। तो दोस्तों क्या हुआ, 1908 ईस्वी में ये पहली बार जेल जाते हैं महात्मा गांधी। और 1909 ईस्वी में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। तो 1909 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? हिंद स्वराज की जो पुस्तक थी उसको लिखा था। 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद टाइम आता है 1910 का, और 1910 में क्या होता है, ये इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। 1913 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन का शुरू किया था, जो कि सफल रहा था। 1913 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, सत्याग्रह आंदोलन, जो कि इनका पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के कारण इसको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध चलता है जब 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। तो उसमें इंडिया ने साथ दिया था ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन में जब इंडिया के सैनिक वहाँ पर लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे सेना में भारतीयों को शामिल करें। तो उस टाइम पर महात्मा गांधी ने जो भारत के युवा थे उनको सेना में शामिल किया था, और प्रथम विश्व युद्ध में उन सैनिकों ने भाग लिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। इस युद्ध के कारण इसे भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। तो एक और उपाधि इसको दी गई कि भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे युवाओं को उस टाइम पर महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था सेना में भर्ती होने के लिए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इसका भारत आगमन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी भारत अफ्रीका से कब आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे देखते हैं 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है।
तो साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है 1916 ईस्वी में, तथा इनका राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि तो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दी थी राष्ट्रपिता की उपाधि। आगे हम देख लेते हैं, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो बापू की उपाधि इनको किसने दी थी? बापू की उपाधि इनको दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये तीनों चीज़ें आप याद रखना। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनंद फकीर की उपाधि किसने दी थी? तो डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को अर्धनंद फकीर की उपाधि दी थी एक अंग्रेज था और उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अर्धनंद फकीर की उपाधि दी गई और उनको ये उपाधि 1942 ईस्वी में दी गई थी। अब हम देख लेते हैं महात्मा गांधी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स। महात्मा गांधी की कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक है इनकी बुक्स सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरी है इसकी किताब हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इन्होंने 1925 ईस्वी में लिखी थी। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखी थी। गीता माता को इन्होंने लिखा, सुनो विद्यार्थियों को इसी ने लिखा था। तो अगर आपसे कोई भी ऑप्शन पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी की प्रमुख किताबें कौन कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख किताबें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, गीता माता और सुनो विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, गांधी जी का सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर बल देता था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का सिद्धांत किस पर बल देता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत इसका बल देता था सत्य और अहिंसा पर। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र। महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पर 3 समाचार पत्र थे। एक था इंडियन ओपिनियन 1903, दूसरा था यंग इंडिया 1919 और तीसरा था हरिजन 1932। तो 1903 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र लिखा था। इसके अलावा 1919 ईस्वी में इन्होंने यंग इंडिया समाचार पत्र लिखा था और 1932 ईस्वी में इन्होंने हरिजन समाचार पत्र लिखा था। 1923 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी संघ की स्थापना की थी। तो डियर फ्रेंड्स, 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी संघ की स्थापना की थी और 1925 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए अखिल भारतीय खादी संघ की स्थापना कब हुई, तो अखिल भारतीय खादी संघ की स्थापना हुई है 1923 ईस्वी में और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई है 1925 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, हरीलाल, मनीलाल, देवलाल, रामदास। इन्होंने एक पुत्र जमनादास को गोद लिया था। वैसे इनके जो अपने थे 4 बेटे थे, हरीलाल था, मनीलाल था, देवदास था और रामदास था। ये थे इनके 4 बेटे, लेकिन एक बेटा इनका था जमनादास जिसको इन्होंने गोद लिया था। और महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। आगे देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, जो ये चंपारण सत्याग्रह ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है और ये इसलिए बनता है क्योंकि गांधी जी का यह बहुत बड़ा और सक्सेसफुल जो आंदोलन था यही रहा था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। चंपारण बिहार के अंदर एक रियासत थी जहाँ पर किसानों और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत कुल क्षेत्र का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था।
तो दोस्तों चंपारण जो एक जगह है ये बिहार के अंदर एक रियासत थी और यहाँ पर अंग्रेज़ और किसानों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। उसमें बोला गया था कि जो टोटल ज़मीन है उसमें से अगर उसके 20 हिस्से कर दिया जाए तो उसका जो तीसरा हिस्सा होगा उस पर जो नील की खेती करना था वो ज़रूरी कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था। लेकिन जो वहाँ के किसान थे वो इस चीज़ से राज़ी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि 3/20 भाग पर नील की खेती की जाए। तो महात्मा गांधी को वहाँ पर जाते हैं, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी को वहाँ राजकुमार शुक्ला ने चंपारण में न्योता दिया था और यहाँ पर 3 कठिया पद्धति चल रही थी जिसका विरोध किसान कर रहे थे। तो महात्मा गांधी को यहाँ पर बुलाया था। राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान होता है, उसने इनविटेशन दिया था महात्मा गांधी को कि आप यहाँ बिहार में चंपारण में आइए और यहाँ पर जो पद्धति चल रही है इसके खिलाफ आंदोलन कीजिए। इस पद्धति को क्या बोला जाता है? इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया जिसके कारण यहाँ पर इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी का पहला आंदोलन सक्सेसफुल रहा था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये पहला सक्सेसफुल आंदोलन होता है महात्मा गांधी का और यहाँ पर अंग्रेज़ मान जाते हैं कि यहाँ पर जो 3 कठिया पद्धति चल रही थी उस 3 कठिया पद्धति को महात्मा गांधी ने ख़त्म करवाया था। और जैसे ही ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा, इसने सफलता प्राप्त की, तो इस आंदोलन के जस्ट बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दी थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा है वो रहा है खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था अप्रैल 1918 ईस्वी में। खेड़ा गुजरात के अंतर्गत आता था। यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था जिसके कारण किसान कर देने के योग्य नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कर को माफ़ करने के बजाय 23% बढ़ा दिया था, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। लोगों ने आंदोलन में भाग लिया और किसानों की मांगों को माफ़ करवाया था। तो दोस्तों खेड़ा में गुजरात के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त अकाल पड़ा था जिसकी वजह से किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने टैक्स को तो ख़त्म नहीं किया लेकिन टैक्स को 23% और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। ना तो उनके पास अच्छी फसल थी और ना ही उनके पास पैसे थे कि वो कर को दे सकें। इसलिए महात्मा गांधी यहाँ पर गए, आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को राज़ी किया कि जितने भी जो किसान हैं उनका कर माफ़ कराया जाए। और फाइनली महात्मा गांधी ने कर दिखाया। सारे के सारे किसानों की जो मांग थी उनको पूरा किया गया और जो कर था, जो टैक्स था, उसको माफ़ करवाया। आगे देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सितंबर 1918 ईस्वी में। उसके बाद अहमदाबाद की जो सूती मिलों थी वहाँ पर भी महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद में कपड़ों की फैक्ट्रियों के मालिक हर साल अपने मजदूरों को 20% बोनस देते थे, लेकिन हर साल 20% बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार अंग्रेज़ 35% बोनस की मांग कर रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या था यहाँ पर अहमदाबाद में कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी और कपड़ों के फैक्ट्रियों में जो यहाँ के मालिक थे हर साल इसमें काम करने वाले मज़दूरों को वो बोनस दिया करते थे और बोनस देते थे 20%। उनकी सैलरी का 20% बढ़ा दिया जाता था। हर साल 20% इंक्रीमेंट दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने मज़दूरों ने मांग की कि 20% उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनके लिए 35% इंक्रीमेंट दिया जाए। तो महात्मा गांधी यहाँ पर सूती मिल मज़दूरों के पास गए, इनके साथ बैठे और इसके ख़िलाफ़ आंदोलन किया और इनको 35% बोनस दिलवाया। मतलब अब इनको हर साल 35% बोनस दिया जाएगा। तो ये अहमदाबाद मिल मज़दूर आंदोलन भी इनका सक्सेसफुल रहा था। आगे देखते हैं। इनके मध्य में तनाव उत्पन्न हो गए थे। तो क्या हुआ था, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था और मज़दूरों की मांगों को बनवाने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अंत में मज़दूरों को 35% बोनस दिया गया था। इस तरह यह आंदोलन कैसा रहा था, सक्सेसफुल आंदोलन रहा था। तो यहाँ पर भी ये गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था और मांगों को पूरा करवाया था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे 3। सबसे पहला आंदोलन चलाया था बिहार के अंदर 1917 ईस्वी में चंपारण ज़िले में।
उसके बाद 19 अप्रैल 1918 ईस्वी में चलाया था गुजरात के खेड़े ज़िले में, और सितंबर 1918 ईस्वी में चलाया था अहमदाबाद में। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाया था, और फरवरी 1922 ईस्वी में इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो क्या हुआ था यहाँ पर, यह आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आगे चल रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है, चोरी चारा नामक जो कांड होता है उसकी वजह से महात्मा गांधी को ऐसी आशंका होती है कि अंग्रेज़ अब भारतीयों के ऊपर बहुत ही कहर ढाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेंगे, और उसमें बहुत सारे जो भारतीय हैं वो मारे जाएंगे। तो इसकी वजह से फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बोला जाता है कि अगर असहयोग आंदोलन को वापस ना लिया जाता तो शायद हमारा देश 1922 ईस्वी में ही आज़ाद हो जाता, क्योंकि अगर कोई आंदोलन इतने बहुत बड़े लेवल पर चला था तो असहयोग आंदोलन को बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर चला था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर इनको ये वापस लेना पड़ा, क्योंकि चोरी चारा हत्याकांड, जो चोरी चारा है जो ये एक जगह पड़ती है यूपी के अंदर, यहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने पुलिस थाने को आग लगा दी थी, और जिसमें बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वो मर गए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को, महात्मा गांधी को लगा कि अब जो अंग्रेज़ है इंडियंस पर कहर ढाएंगे, उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, इसलिए इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। उसके अलावा 1930 ईस्वी में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। 1930 ईस्वी में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। तो डियर फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, ये जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में और अपने अनुयायियों के साथ उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने कि इस समिति की जांच करने के लिए कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, इन्होंने जो समिति की स्थापना कराई थी वो थी तहकीकात समिति, और इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। इस समिति में गांधी जी भी शामिल थे। इस समिति में जनरल डायर को दोषी माना गया और सज़ा की मांग की गई, लेकिन अंग्रेज़ों की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया और केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो डियर फ्रेंड्स, जो कि एक भयानक हादसा हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके लिए इंडियंस की तरफ से एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल था। इस समिति का नाम था तहकीकात समिति। तहकीकात समिति का गठन इसलिए किया गया था ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने भी लोग मरे हैं उनके बारे में एक डेटा पाया जा सके। इस समिति ने जनरल डायर को दोषी माना और सज़ा की मांग की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया था। इससे नाराज़ होकर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की जो उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा उसको दी गई थी उसको वापस लौटा दिया था। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। तो डियर फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था इंडिया में 1919 ईस्वी में, और ये आंदोलन शुरू किया गया था 2 भाइयों के द्वारा, और उन दो भाइयों के नाम थे अली बंधु, उनको कहते थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने यह आंदोलन शुरू किया था, लेकिन बाद में इस आंदोलन को महात्मा गांधी की तरफ से भी सपोर्ट मिला था। ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि 1919 ईस्वी में तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किए जाने की बात कही गई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने बोला कि अब यहाँ पर तुर्की में खलीफा का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो भारत के मुसलमान थे और संसार के जितने भी पूरे मुसलमान थे उसने इसका विरोध किया था, क्योंकि मुसलमानों में यह जो पद था सबसे ऊंचा पद था। इसके बाद क्या होता है, 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को इसके लिए अखिल भारतीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी अखिल भारतीय आंदोलन की, और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो समाचार पत्र था उस समाचार पत्र ने यहाँ पर काम किया था। उनका समाचार पत्र था अल हिलाल। उसके बाद क्या होता है, 17 अक्टूबर को पूरे दिवस को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन में बोला था कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में ऐसे यूनिटी का ना तो मौका कभी आया है और ना ही कभी आएगा।
उसके बाद 1924 ईस्वी में तुर्की में चुनाव कराए गए जिसमें मुस्तफा पाशा राजा बना था और इसने हमेशा के लिए खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। उसके बाद पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन चला था 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। इस आंदोलन के पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारतीय मुसलमानों के खलीफा के साथ अन्याय का विरोध करना था और स्वराज प्राप्त करना था। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1922 ईस्वी में। महात्मा गांधी इस आंदोलन को शुरू करते हैं। इसमें जितने भी सरकारी नौकर होते हैं सरकारी नौकरियों का त्याग पत्र दे देते हैं। सारे बच्चे, जवान, बूढ़े, युवा सब लोग आंदोलन में एक साथ उतर आते हैं और यह पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे इंडिया में एक साथ चला था। इसलिए अंग्रेज़ इस आंदोलन को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि चोरी चारा हत्याकांड की वजह से फरवरी 1922 ईस्वी में इस आंदोलन को बंद करना पड़ा था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में ये बोला था कि 1 वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर हम अपना पूरा स्वराज प्राप्त कर लेंगे, अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, अपने देश को प्राप्त कर लेंगे। आगे देखते हैं। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था तो आपका जवाब होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़े लेवल पर भाग लिया था और यह पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। यह पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे इंडिया में चला था। इसमें सरकारी नौकरों ने नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया था। विद्यार्थियों और स्कूलों ने कॉलेजों में जाकर बहिष्कार किया था और इसमें बड़े पैमाने पर भाग लिया था। जब यह आंदोलन सफलता की ओर बढ़ रहा था तो उस समय एक घटना घटी जिसे चोरी चारा घटना के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि चोरी चारा घटना थी क्या। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चारा नामक घटना घटी थी और यह जगह स्थान गोरखपुर जिले के आता है। यहाँ पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को चारों तरफ से आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी को आशंका हुई थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर दमनकारी नीतियां अपनाएगी जिससे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस की विशेष मीटिंग बुलाई गई जहां पर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बंट गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये हुआ था आपके इसमें महात्मा गांधी के पीरियड में, क्योंकि इसमें चोरी चारा हत्याकांड के होने की वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और फिर वापस लेने के बाद जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके 2 हिस्से हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इस आंदोलन को बंद करना नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था कि अगर इस आंदोलन को बंद ना किया जाता तो उसी टाइम पर इंडिया को फ्रीडम मिल जाती, आज़ादी मिल जाती। और ये बात कब की है? ये बात है 1920 की, उस टाइम पर जब असहयोग आंदोलन यहाँ चल रहा था। इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 भागों में बंट जाती है 1922 ईस्वी में। तो दोस्तों, आई होप आप सबको महात्मा गांधी की जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगी, और जितनी भी मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना और हर एक चीज़ को बारीकी से समझना। तो फिर से महात्मा गांधी ने जो हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है उसको हम हमेशा याद रखेंगे, और महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, उन्होंने जो आदर्श बताए हैं उनके आदर्शों पर चलेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपना कीमती सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट कमेंट वगैरह करते हैं तो वो भी हमारे नोटिस में होता है, आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस आती हैं आपके लिए आती हैं और इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो आप कमेंट अच्छी करें, सजेशन दें, अपना कोई भी कीमती सजेशन दें, एडवाइस दें, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।